और बढ़िया टॉपिक है आज का। ठीक है, पार्ट 1 इसका आपने कल देखा जिसमें हमने अल्फाबेट एनालॉजी को डिस्कस किया था। ठीक है, तो एनालॉजी का पार्ट 1 आप लोगों ने कल पढ़ा था और एनालॉजी के पार्ट 1 में आपने कल बहुत सारी चीजें देखी जिसमें हमने अल्फाबेट एनालॉजी को डिस्कस किया और बेसिकली जाना कि यार बिना प्लेस वैल्यू के तो कोई गेम है ही नहीं, और अगर हमको प्लेस वैल्यू याद है तो अल्फाबेट एनालॉजी हमारे बाएं हाथ का खेल है। उसके बाद हमने सीखा बेसिक ऑफ नंबर एनालॉजी। उसके बाद हमने सीखा बेसिक ऑफ नंबर एनालॉजी। तो नंबर एनालॉजी का बेसिक भी आपने सीखा कि यार किस तरह से जो इसका बेसिक है वो आपका वर्कआउट करता है। ठीक है, तो आज एनालॉजी के अंदर आप जो पढ़ने वाले हैं वो दो चीजें आपकी कवर करेंगे। पहला तो नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस है ना, तो नंबर एनालॉजी आप लोग देखोगे, और दूसरा जो आप यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखोगे दैट इज आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन। आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन को हम जो है वो लॉजिकल एनालॉजी भी बोलते हैं, मतलब दिमाग से तार्किक तौर पर करने वाले जो प्रश्न होते हैं उसकी एनालॉजी भी बोला जाता है। कल कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में कहे थे आपको सॉल्व करने हैं, आई होप आप सबने किए भी होंगे, और नहीं भी किए तो कोई बात नहीं है ना, हम वापस से आज से शुरुआत करते हैं। जैसे आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए इसका आंसर जल्दी से। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसका आंसर करिए जल्दी से कि यहाँ पर क्या इसका आंसर होगा। कह रहा है कि 123 का जो रिलेशन है वो 1728 से है, तो 142 का जो रिलेशन है वो किससे होगा, बताइए जल्दी से एक बार कमेंट्स में बता दीजिए कौन कौन क्लास में आ चुका है ना, फटाफट से। ठीक है, तो जो ये आपका होमवर्क दिया था मैंने क्वेश्चन, अगर इसकी मैं बात करूं तो यहां पर जैसे आंसर हमें निकालना है तो हो क्या रहा है, आप देखो एक बात समझो, इस तरीके के क्वेश्चन को समझना कैसे है कि अगर यहां पर 1728 लिखा है तो 1728 इतना तो पक्का है कि 12 का क्यूब होता है, ये तो हम सब जानते हैं, ये तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि भाई 1728 है मतलब ये 12 का क्यूब होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये 12 का क्यूब आया कैसे, ये 12 का क्यूब जो है ये आया कैसे, मतलब ये कैसे बना, तो इसको बनाने का कारण क्या रहा, यहां पर एक टर्म दी गई थी 123। अब 123 में अगर मैं 12 यहीं रख दूं और 3 को पावर में ले आऊं तो ये बन गया 12 का क्यूब, और 12 का क्यूब होता है 1728, और 12 का क्यूब होता है 1728। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं 142 की, तो 142 में अगर आप देखोगे इसको लिखोगे तो भाई 14 तो आपका एज इट इज आएगा, जैसे आपका 12 आया, जैसे आपने 12 को लिखा ऐसे ही आप इसको लिखोगे। और आप अगर देखोगे यहाँ पर 3 को आप पावर पे लेके गए हो, यहाँ पर 12 की पावर 3 की है, तो ये जो 2 है ये यहां पर पावर में चला जाएगा, और 14 की पावर 2 जो है वो 196 होता है। ठीक है, 14 की पावर 3 2744 होता है, 2744। तो अगर आप यहां पर 2104 आंसर देते तो भी गलत था, क्योंकि वो 14 का क्यूब होता ही नहीं है, 14 का क्यूब होता है 2744। तो अगर आप वो लॉजिक भी सोच रहे थे तो आप गलत लॉजिक सोच रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर बना ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन, ये वाला कल हो गया था, इसका आंसर देखो क्या बनेगा। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएंगे तो जो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूं वो पैटर्न फिक्स रहेगा, उस पैटर्न को आपको दिमाग में अपने सेट रखना है कि ये कभी नहीं बदलता। ठीक है, ये पैटर्न कभी बदलता ही नहीं है, दुनिया इधर उधर हो जाएगी पर वो पैटर्न नहीं बदलेगा। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा 42 का संबंध 14 से है तो 56 का किससे होगा। अगर 42 का संबंध 14 से है तो 56 का किससे होगा। अब यहां पर तुम्हारी जो बुद्धि थी वो ये 14 या 42 वाली थी, है ना, ये तो तुम एकदम से पहुंच गए। जैसे हैरी है, प्रियदर्शनी है ना, और कौन कौन है, चांदनी है, नीलेश है, ठीक, और कौन कौन है, इसके अलावा इमरान सिद्दीकी है, सुमित कुमार है। बेटा आपके यहाँ 18 का टेबल याद नहीं कराते क्या, जैसे बचपन में पढ़ाते होंगे 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54, क्यों भाई रिक चौधरी। तो 18 3 54 होता है ना, हमारे यहाँ तो यही पढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ 18 3 56 पढ़ाया ही नहीं जाता। आपके यहाँ 18 3 56 किसने पढ़ाया आपको, मतलब कौन से मैथ्स का ऐसा खास टीचर है विशु पाठक जिसने आपको बताया कि 18 3 54 होता है, 56 होता है, मतलब हमें तो आज तक हमारे टीचर्स ने 18 3 54 बताया, अनुराग श्रीवास्तव, सचिन रॉय, है ना। हमारे यहाँ तो 18 तिया 54 ही बताते हैं, मतलब 18 का 18 18 दूनी 36, 18 तिया 54। आपके यहाँ 56 पढ़ाते हैं क्या, ऐसा कुछ है। तो यार दिमाग लगाओ ना, जब ये बन ही नहीं रहा तो ये कोई लॉजिक ही नहीं है, ये तो बिना सिर पैर का लॉजिक है कि हमें जबरदस्ती बस आंसर देना है, और आंसर देना है तो हमें टिक करना है। नहीं, मैंने टेबल याद नहीं कराया विशु, टेबल याद कराने का काम ना मेरा है ना मैंने याद कराया है। ठीक है, टेबल हम लोग बचपन में याद करते हैं, नहीं किए तो अब कर लीजिए, तो भी अपने आप ही करने हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर 42 को 14 तक पहुंचना है तो यहाँ पर एक जो प्यारा सा लॉजिक है ये ध्यान रखिएगा, और ये हमेशा यूज होगा। कैसे, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 8, कितना 4 2 8, और आप इसको ऐड कर दीजिए 4 + 2 = 6, कितना हो गया 8 और 6 14 हो गया, कितना हो गया 8 और 6 14, 8 और 6 14 हो गया। ऐसे ही यहां पर, ऐसे ही यहां पर ये वाला जो लॉजिक है 56 का, इस पर भी आप यही करोगे, 5 × 6, तो 5 × 6 30 हो गया, और 5 + 6, 5 + 6 जो है वो आपका 11 हो गया। तो आपका ये जो आंसर बना वो 41 बना, इसका जो करेक्ट आंसर बना वो आपका 41 बना। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो, सेम इसी पैटर्न पर आधारित है। अरे 6 से प्लस नहीं है, वो 4 + 2 है।
ये 4+2 है, मैंने गलत 4+6 लिख दिया, 4+2 है ये, मतलब यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई, इन दोनों संख्याओं को ऐड कर रहा है। 6 मैंने गलत लिख दिया, बोल में 4+2 रहा हूँ, लिख में 6 रहा हूँ। चलो अब जैसे ये क्वेश्चन है सेम उसी पैटर्न पर आधारित है, कह रहा है 142 को आप 15 लिख दीजिए। अब 142 को आप 15 कैसे लिख सकते हैं, अब इनकी मल्टीप्लाई करिए, 1 × 4 × 2 तो कितना हो गया, 8 हो गया। आप इन सबको ऐड करिए, 1 + 4 + 2 तो कितना हो गया, ये 7 हो गया। तो 7 और 8 कितना हो गया, 15 हो गया। उसके बाद है जैसे यहाँ पर 234, इसको आप क्या लिखेंगे, 2 × 3 × 4 तो 4 × 12 दूनी 24 प्लस 2 + 3 + 4 तो कितना हो गया, 9। तो 24 और 9 33, तो 33 इसका आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन सी। 33 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन सी। अब देखो बात क्या आती है, कई बच्चों के जो इसमें एक सवाल रहता है, तो आपका सवाल यही रहता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा क्या पैटर्न है ना, ये हमें कैसे पता चलेगा क्या पैटर्न है। इसका मेरा एक ही आंसर है, वो है प्रैक्टिस। आप इसके लगभग 100+ क्वेश्चन कर लो, आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। आप इसके लगभग 100+ क्वेश्चन कर लो, तो आप हर क्वेश्चन में देखते ही समझने लगोगे इसमें क्या पैटर्न लग रहा है, क्योंकि 5-7 क्वेश्चन में आपको ये तो पता चल गया कि नंबर एनालॉजी में करते क्या है, लेकिन ये पता नहीं चला कि किस क्वेश्चन में क्या पैटर्न फॉलो होता है। वो तभी पता चलेगा जब हम ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। 100 से अधिक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, लॉजिक अपने आप मिलने लगेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लॉजिक ना मिले, है ना। चलो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा जल्दी से। हाँ आपके पास बुक है रीजनिंग की, उससे कर लो, और नहीं है तो पीडीएफ में टेलीग्राम पर दे दूंगा दोपहर में आज, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो उससे करो, बिल्कुल करो प्रैक्टिस, ठीक है। बुक से आप प्रैक्टिस करो, पढ़ा तो मैं रहा ही हूं, और अगर नहीं है तो मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, परेशान मत होना। अब जैसे यहां पर 2.25 को 13.4 लिख रहा है, अगर मैं 2.25 को 13.4 लिख रहा हूं, तो क्या मैं 13/4 को वैल्यू में कन्वर्ट कर दूं, पॉइंट वाली गैप वैल्यू में, है ना, पॉइंट वाली वैल्यू में कन्वर्ट कर दूं 13/4 को। बेटा जिनकी आज पहली क्लास है ना, वो पुरानी क्लासेस को पहले कवर करें, फिर उसके बाद लाइव क्लासेस में आए, वरना बहुत दिक्कत होगी आपको, ठीक है बच्चे। तो पहले आप पुरानी क्लासेस को कवर कर लो। और जब मैंने कवर किया, इसको डिवाइड किया, तो 4 × 12, 1 बचेगा, आप पॉइंट लगाओगे 0 आएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, तो यानी कि 3.25। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3.25। तो बेसिकली 2.25 में आप +1 करके इस संख्या को लिख रहे हो, यानी कि ये क्वेश्चन किस तरह से लिखा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन लिखा जा सकता है 2.25 का जो रिलेशन है वो 3.25 से है। तो बताइए 3.75 का रिलेशन किससे होगा, है ना। अब हम यही बात तो कहेंगे कि भाई 2.25 का रिलेशन 3.25 से, मतलब +1 हो रहा है। तो अगर मैं इसमें +1 करता हूं तो 4.75 चाहिए, क्या चाहिए, 4.75। अब इनको डिवाइड करके देख लो किसकी वैल्यू 4.75 आ रही है, जिसकी भी वैल्यू 4.75 आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी भी वैल्यू 4.75 आएगी वो क्या हो जाएगा, वो आपका आंसर बन जाएगा। सो बताओ किसकी वैल्यू आ रही है 4.75, किसकी वैल्यू आ रही है 4.75। तो 17 की तो आएगी कितनी, 4 चौक 16, 1 बचा तो 4.25, 4 चौक 16, 3 बचा, 7 चौक 28, हाँ तो 4.75 आएगी इसकी वैल्यू। तो आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ए की वैल्यू जो है वो, ए की वैल्यू जो है वो 4.25 आ रही है ना। और जो डी ऑप्शन दे रहे हैं सर, डी का तो सवाल ही नहीं उठता, 4 दूनी 8, तो इसकी तो 2.75 आ रही है। आपको 2.75 चाहिए क्या, आपको तो 4.75 चाहिए, तो 2.75 का तो सवाल ही नहीं उठता। जो डी आंसर दे रहे हैं, जो डी दे रहे हैं वो तो मतलब एक होता है तुक्का लगाना, एक होता है आंखों पर पट्टी बांध के तुक्का लगाना। तो आप तो आंखों पर पट्टी बांध के तुक्का लगा रहे हो अगर आप डी ऑप्शन दे रहे हो। सॉल्व करने की सोच ही नहीं रहे कि अच्छा सॉल्व भी करना होता है सर, ये तो बड़ी झूठी बात है, सॉल्व वॉल्व नहीं करते हम सर, है ना, ऐसे छोटे काम नहीं करते सॉल्व वॉल्व करने का। तुक्का लगवा लो हमसे, हम तुक्का लगा सकते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे। कह रहा है कि 12 का संबंध 138 है, 12 से 138 तक पहुंचने का तरीका, 12 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 144 मिलेगा, और उसमें 6 घटा दो तो 138 मिलेगा। लेकिन ये 6 घटाने के लिए आपने करा क्या है, आपने 12/2 करा है, आपने करा क्या है, आपने 12/2 करा है, 12/2 करा है। ऐसे ही 14 को अगर मुझे करना है तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196, और इसमें माइनस मैं करूंगा 14 डिवाइडेड बाई 2, तो 14/2 यानी कि 7,
तो ये हो जाएगा आपका 189। कितना हो जाएगा? 189 हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन सी जो है इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो, नेक्स्ट है, ये तो हो गया था कल, ये बताओ। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो ये क्या कह रहा है? 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, इसको आधा कर दो, कितना हो गया? 128 हो गया। ऐसे यहां पर देखोगे ऑप्शंस में 30 का स्क्वायर 900, 900 का आधा कितना? 450, 24 का स्क्वायर 576, 576 का आधा 292 नहीं होगा, 15 का स्क्वायर 225 आधा नहीं होगा। ये ठीक है भैया, क्यों सही है? क्योंकि 20 का स्क्वायर 400, 400 बटा 2 200, 400 बटा 2 200, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कितना होगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, कह रहा है 5 का संबंध 22 से है, 9 का 78 से, तो 7 का किससे होगा? बताओ कैसे? जैसे 5 का स्क्वायर आप देखोगे तो 25, 25 में 3 गए तो 22, 9 का स्क्वायर देखोगे 81 में 3 गए तो 78। अब जैसे यहाँ 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 में 3 गए तो 46, 49 में 3 गए तो 46, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, बनाओ। और भैया रिक चौधरी, तुम कैसे यार गलत आंसर पे गलत आंसर देते हो इतने? हाँ भाई चौधरी साहब, क्या करते हो यार? मैं देखता हूँ अक्सर तुम्हारे आंसर गलत आते हैं। क्यों आते हैं गलत यार दोस्त मेरे भाई? क्या करते हो ऐसा आप? अब जैसे यहाँ पर हम सब जानते हैं 8 का क्यूब 512 होता है, प्लस 2 करके उसने 514 लिख दिया। ऐसे ही 7 का क्यूब जो है वो 343 होता है, प्लस 2 करके उसने 345 लिख दिया। अब यहाँ पर अगर मैं बात करोगे तो ये लिखा है 3 का क्यूब प्लस 2, क्योंकि इसका संबंध किससे हो जाएगा? 3 से। इसका संबंध किससे हो जाएगा? 3 से। तो 3 से इसका संबंध होगा, 3 से होगा इसका संबंध, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। जगदीश बेटा, पोल उन क्वेश्चंस में लगाऊंगा जो क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते हैं, जिनमें हमें सॉल्व करने में टाइम लगता है, क्योंकि पोल लगता ही मिनिमम 60 से 90 सेकंड का है ना। अब मैं अगर इसमें लगाऊंगा 10 सेकंड का पोल लगेगा नहीं, 10-15 सेकंड का। और ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको 90 सेकंड चाहिए क्या? पॉसिबल नहीं है यार। ऐसे क्वेश्चन में अगर हम 90 सेकंड एग्जाम में भी लेंगे तो बहुत दिक्कत है। तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उस पर पोल लगाने में फायदा होता है, यहाँ पर नहीं। सर 3 ही क्यों घटाना है? क्योंकि एग्जामिनर ऐसा कह रहा है ना, आप नहीं कह रहे हो ऐसा। आप अगर 5 को 22 पर लाना हो, या आपसे कोई कह रहा है 7 को, या आपसे कोई कह रहा है सॉरी 9 को आप 78 पर लाना है, तो आप कैसे ला सकते हो? मतलब 3 नहीं घटाओगे तो आप क्या करना चाहोगे? आप बताओ, 6 घटा करके ला सकते हैं क्या? मैं थोड़ी ना घटा रहा हूं यार। ये अगर मैं इसकी बात करूं 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो वो तो होता ही है ना। आप थोड़ी ना कर रही हो, या मैं थोड़ी कर रहा हूं, वो तो होता ही है। अब इसकी अगर आप देखोगे तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 3 ही घटाया जाएगा। 9 का स्क्वायर जो है वो 81 होता है, तो वो तो होता ही है ना। आप थोड़ी कर रही हो तबस्सुम, क्या आप कह रही हो कि नहीं 9 का स्क्वायर 81 मैंने बनाया है? हमने, तुमने नहीं बनाया, वो है ही 81, तो ये -3 हो रहा है। अब जैसे 143 को और आप 11 में देखोगे, तो अगर मैं 143 को 11 से भाग दे दूं तो 11 कम 11, 3 बचा, 3 उतारा, तो 11 3 33, शेष 0। मतलब 11 से 13 पर गुणा करने पर मैं 143 तक पहुंच पा रहा हूं। 11 की गुणा 13 पर करने पर मैं 143 पर पहुंच पा रहा हूं। ठीक है, सौरभ कह रहा है क्वेश्चन मिसप्रिंट है, तो मिसप्रिंट मुझे तो नहीं लगता है। अगर मैं 437 को 9 से डिवाइड कर दूं तो कितना होगा? 19 से, सॉरी, तो 19 दूनी 38, 38 में बचा 5, 7 उतारा, तो 19 तिया 57, 19 तिया 57, यानी कि इसकी गुणा 23 से हो रही है। अगर आप देखोगे 11 और 13, तो ये क्या है? कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है। 11 के अगला जो प्राइम है वो 13 है, 11 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आता है वो 13 आता है, और 19 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आता है वो 23 आता है। तो 13 के बाद अगला जो प्राइम नंबर आता है वो कितना आता है? 17। तो 13 से कर दो इसकी गुणा, कितना होगा? 17 तिया 51 का एक कैरी 5, 17 कम 17 5 22, तो 221 इसका आंसर होगा। कितना होगा? 221। ठीक है, 221 इसका आंसर होगा। कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर आपके पास दिए गए हैं। कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर का मतलब होता है दो लगातार क्रमांगत प्राइम नंबर। ठीक है, तो दो क्रमांगत प्राइम नंबर आपके जो है वो दिए गए हैं, तो इसका आंसर बनेगा 221। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, बनाइए। सर आपने ये तो नहीं बताया, क्या नहीं बताया? पिछला क्वेश्चन में मैंने क्या नहीं बताया? क्या नहीं बताया? कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर नहीं बताया मैंने आपको? गजब कर रहे हो यार, बार बार भूल जाते हो एक ही चीज को। मैंने आपको प्राइम नंबर बताए थे क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। अब जब वहां क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हो ही 11 × 13 की रही है,
इसको 143 लिख रहा है, उसके बाद 19 इंटू 23 को 437 लिख रहा है, तो मैं 13 की गुणा किससे करूंगा, मुझे आप बताओ, जो मेरे पास एक वैल्यू आ जाए। इसका एक और तरीका भी है, पता है क्या, आप ये भी चेक कर सकते थे 13 से इनमें से कौन सी वैल्यू डिवाइड हो रही है, जो वैल्यू 13 से डिवाइड हो रही है वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आप ये भी चेक कर सकते थे 13 से कौन सी वैल्यू डिवाइड हो रही है। जैसे अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करता तो होता ही नहीं, क्योंकि 169 आता है। इसको अगर मैं करता 13 दूनी 26, एक बचा नहीं होगा। इसको मैं करता 13 दूनी 26, फिर यहाँ 4 बचा 49, 13 से भाग नहीं होता तो ये भी नहीं होता। ऐसे भी कर सकते थे आप, डिवाइड भी तो कर सकते थे ना आप। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे नहीं आया तो ऐसे आ जाता। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो मुझे दिख रहा है 8 का क्यूब 512 होता है। अब ये मत क्या ना सर, ये तो बताया ही नहीं आपके, उसकी 2 से गुणा करने पर 1024 आता है। सर 21 प्राइम नंबर नहीं है क्या? क्यों बेटा सौम्या, मतलब क्यों होना चाहिए 21 प्राइम नंबर, आप बताओ मुझे। पहले आप मुझे बताओ क्यों होना चाहिए, फिर मैं बताऊंगा क्यों नहीं है। 11 का क्यूब 1331 है, इसकी 2 से कर दो कितना हो गया 2662। अब 9 का क्यूब हम सब जानते हैं 729 है। अब इसकी 2 से अगर मैं गुणा करूंगा तो 9 दूनी 18 काट कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 दूनी 14, तो 1458 होना चाहिए ना। बात खत्म। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका आंसर है। मैं वही पूछ रहा हूं सौम्या वैद्या कि 21 प्राइम नंबर क्यों होना चाहिए, आप मुझे तरीका बताओ कि इस वजह से 21 होना चाहिए। क्योंकि प्राइम नंबर की परिभाषा क्या है, प्राइम नंबर की परिभाषा यह है कि वो संख्याएं जो या तो स्वयं से भागो या एक से भागो और कम से कम 2 मल्टीपल हो, उसको प्राइम कहते हैं। लेकिन 21 तो 3 से भी कट जाएगा, 21 तो 7 से भी कट जाएगा, तो जब इन सबसे कट जाएगा तो 21 प्राइम नंबर कैसे होगा बताओ। अब ये यहाँ डायरेक्ट स्क्वायर पर आधारित है। कैसे? अगर हम देखें 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 प्लस 1 इज 170। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 289 प्लस 1 इज 290। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, प्लस 1 कर दिए तो कितना हो गया 226 हो गया। यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, प्लस 1 कर दिए तो कितना हो गया 226 हो गया। यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका अलग है और इसको आंसर देने का तरीका अलग है। जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं समझाऊं कि हो क्या रहा है, तो 2.5 को जब ये कह रहा है 0.0025 लिखना है, तो इसका मतलब क्या है कि 2.5 है, डिवाइडेड बाई अगर मैं 10 करता हूं, है ना, अभी डिवाइडेड बाई 1 है, तो यानी कि ये आपका कितना है 2.5 ही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं 0 लगाता हूं तो ये पॉइंट इसके आगे आ जाएगा, एक 0 और बढ़ाता हूं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, एक 0 और बढ़ाता हूं तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। मतलब 2.5 को 1000 से डिवाइड किया है, लेकिन इतनी मेहनत करनी क्यों है? 2.5 के बाद कर क्या रहा है 2 0 लगा रहा है, तो 3.6 के बाद क्या करेगा 2 0 लगा के 36 लिख दो, खत्म बात। अरे जो इसमें हुआ वही तो इसमें होगा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्या है? ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए, इसके बाद आपकी आती है आईक्यू बेस्ड एनालॉजी। आईक्यू बेस्ड एनालॉजी कैसे काम करती है, जैसे मैंने कल भी इसकी थोड़ी हिंट आपको दी थी, लेकिन ये ना बहुत वास्ट है। क्यों वास्ट है? क्योंकि इसमें कुछ भी पूछ लेगा। कुछ भी पूछने से अर्थ क्या है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दूं कि भाई इंडिया इज रिलेटेड टू रूपी, इंडिया का संबंध रूपी से है। अब कल किसी बच्चे ने कहा था सर ये तो प्रोपोर्शन का साइन है, इंडिया का प्रोपोर्शन कोई रूपी से थोड़ी ना होगा, इंडिया का प्रोपोर्शन कोई रूपी से थोड़ी ना होगा। वो तो कह रहा है इंडिया इज रिलेटेड टू रूपी है, इंडिया क्या है रिलेटेड टू रूपी है। देन हाउ इज चाइना विल बी रिलेटेड, तो चाइना का क्या संबंध होगा, चाइना का संबंध किससे होगा? तो मतलब बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, चाइना की करेंसी पूछ रहा हूं, बताओ आंसर इसका क्या होगा। अगर मैंने इंडिया की करेंसी रूपी लिख दी तो चाइना की करेंसी बताओ क्या होगी जल्दी से। चाइना की करेंसी, करेंसी ऑफ चाइना, एक बार फिर चेक कर लो भाई ध्यान से। ये नहीं होती चाइना की करेंसी क्या? आप जो बता रहे हो वो बेसिक यूनिट है, जैसे आप जो बता रहे हो ना वो बेसिक यूनिट कहलाती है। जैसे इंडिया की करेंसी जो है वो, इंडिया की करेंसी जो है रुपी है ना, लेकिन हमारी बेसिक यूनिट ऑफ करेंसी क्या है, इंडिया की जो बेसिक यूनिट ऑफ करेंसी है वो क्या है? तो इंडिया की बेसिक यूनिट ऑफ करेंसी है बेटा, इंडिया की बेसिक यूनिट ऑफ करेंसी है पैसा। ठीक है, 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा 100 पैसा, 100 पैसा मिलकर 1 रुपया बनाता है। ठीक है, तो जो आप बता रहे हो युआन, है ना, तो पहली बात तो युआन और येन में अंतर होता है। ठीक है, तो युआन और येन में अंतर है भाई, एक चीज तो अपने दिमाग में ये डालो कि येन और युआन में अंतर है। जो येन आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल नालायकों की तरह आंसर दे रहे हैं, क्योंकि येन इज करेंसी ऑफ जापान,
येन जो है वो क्या है, वो करेंसी है कहां की, वो है करेंसी जापान की। और युआन क्या है, युआन है बेसिक यूनिट ऑफ करेंसी, बेसिक यूनिट ऑफ करेंसी फॉर चाइना। तो युआन उनकी करेंसी नहीं है, वो बेसिक यूनिट है। तुम्हें यही नहीं पता कि बेसिक यूनिट क्या होती है और करेंसी क्या होती है। अगर तुमसे कोई पूछ ले व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ करेंसी फॉर इंडिया, तो भाई पैसा, 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा वो जुड़ करके 100 पैसा बनता है, 100 पैसा 1 रुपया बनाता है। लेकिन हमारी जो करेंसी है वो करेंसी क्या है, हमारी जो करेंसी है वो रुपी है। ऐसे ही जो चाइना है ना, चाइना की करेंसी रेन मीबी है। इसको कहते हैं रेन, REN मीबी, रेन मीबी। ठीक है, ये इसकी करेंसी है और इसकी जो बेसिक यूनिट है, ठीक है, इसकी जो बेसिक यूनिट है वो युआन है, येन नहीं है। येन तो करेंसी जापान की है। रूबल किसकी है, तो रूबल अलग राज्य की, अलग राष्ट्र की है। ठीक है, सही है। ऐसे ही जैसे डॉलर है, अब डॉलर एक करेंसी है, डॉलर क्या है, करेंसी। डॉलर क्या है, करेंसी। लेकिन अलग अलग बेसिक यूनिट होती हैं इसकी भी। इसकी बेसिक यूनिट में अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग होती है, मतलब अलग अलग राज्य अपनी रख लेते हैं। जैसे इसकी एक बेसिक यूनिट होती है सेंट, है ना, कि 10 सेंट पैसा दे दीजिए, 10 सेंट का पेमेंट कर दीजिए। रेन मिन भी होता है सर, स्पेलिंग गलत है आपकी। ये तुमने अच्छी चीज बताई मुझे आज, ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा फिर। मेरी स्पेलिंग गलत हो गई, स्पेलिंग तो मिस्टेक मेरे से नहीं होती है। क्या बता रहे हो भैया तुम? हाँ रेन मिन भी है भाई, मैंने क्या लिख दिया, रेन मी भी। अच्छा मिन, ओके, यहाँ पर एन भूल गया मैं लिखना। ठीक है, हाँ रेन मिन भी, सही बताया, अच्छा बताया तुमने, यहाँ पर एन रह गया तभी मेरा। स्पेलिंग मिस्टेक वैसे होती नहीं है, बट चलिए कोई नहीं। तो ये रेन मिन भी है, ये एन रह गया था, रेन मी भी नहीं है, मिन भी है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है इसमें। ऐसे ही मान लो अगर मैं लिखूं कि भाई बांग्लादेश, बांग्लादेश इज रिलेटेड टू ढाका, बांग्लादेश इज रिलेटेड टू ढाका, देन हाउ इज भूटान रिलेटेड? तो भूटान का संबंध किससे होगा, बताओ जरा, भूटान का संबंध किससे होगा? हिंदी में लिखो सर। यार अब ये मैं इसको हिंदी में क्या लिखूं, मुझे बताओ ना यार तुम, मतलब कभी कभी यार तुम ऐसी बातें करते हो, मुझे बताओ कि मैं यार इसको हिंदी में क्या लिखूं, है ना, इसको मैं हिंदी में क्या लिखूं, इसको मैं हिंदी में क्या लिखूं यार, क्या जरूरत है इसको हिंदी में लिखने की? कभी कभी आप ऐसी बात करते हो ना जिसके सिर पैर नहीं होते, जहां हिंदी की जरूरत होती है वहां मैं खुद ही लिखता हूँ। अब मैंने तुमसे भूटान की पूछी है, काठमांडू, बेचारे नेपाल वालों का क्या दोष है कि नेपाल वालों की राजधानी जो है वो बदल के, मतलब आपने क्या कर दी, नेपाल वालों की राजधानी भूटान को दे दी तुमने। उनका मतलब क्या दोष है यार, मतलब उन्होंने कोई गलती करी क्या भूटान वालों ने, नेपाल वालों ने? ठीक है, तो भूटान की मैंने तुमसे कैपिटल पूछी, क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। अगर मैं यहां पर आपसे करेंसी लिखता, टका लिखता, तो आपका आंसर होता जो आप दे रहे हो, है ना, निंगलुत्रम करके जो होती है, लेकिन इसकी तो थिम्पू है ना। तो बेचारे भूटान वालों की क्या गलती है कि उनकी तुमने राजधानी बदल दी, है ना। नेपाल भी लाइक भाई मेरी राजधानी तुम भूटान को क्यों दे रहे हो? तुमको राजधानियां भी याद नहीं है, तुम ये देख लो अपना हाल। और भारत व भारत के पड़ोसी देश से इतने ज्यादा क्वेश्चन जीके में पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तुम्हें अभी राजधानियां याद नहीं है, तुम तैयारी इसी वर्ष के लिए कर रहे हो या तैयारी 5 साल बाद की कर रहे हो, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो अभी कुछ मैं बेसिक पॉइंट्स आपको दे दे रहा हूं। बेसिक पॉइंट्स क्या है इसमें, जैसे ये जो मैं आपके सामने एक टेबल आपको दिखा रहा हूं, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की है। ठीक है, ये क्या है अमन, मैं राजधानियां लिखवाने नहीं आया हूं, ये जीएस में लिखवाई जाती हैं। ये एनालॉजी में पढ़ा जरूर रहा हूं, है ना, लेकिन एनालॉजी आईक्यू बेस्ड एनालॉजी आपको अपने आप से करनी होती है, क्योंकि यहां पर कोई लिमिट नहीं है, अतः है। बट फिर भी चलो मैं यहां पर एक काम कर देता हूं, वो क्या, कि मैं आपको मोस्ट रिपीटेड बता देता हूं कि ये क्वेश्चन वो है जो मोस्ट रिपीट होते हैं सभी एग्जाम्स में। मोस्ट रिपीटेड टर्म्स है कुछ जो सभी एग्जाम्स में रिपीट होती है। अब ये मत कहना सर किस में होती है, एसएससी में होती है, रेलवे में होती है, मैंने कहा सभी एग्जाम्स में। भारत के अंदर जो भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में ये जो है ना वो रिपीट होती हैं। जैसे यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे गुड़ है, गुड़ किससे बनता है, गुड़ गन्ने से बनता है ना। कागज है, कागज किससे बनता है, तो कागज लुगदी से बनता है। जैसे जूते हैं, जूते किससे बनता है, जूते चमड़े से बनते हैं। ठीक है, अच्छा मुझसे आप कह रहे हो कि मैं राजधानियां लिखवा दूं, ये चीज आपने अपने स्टैटिक जीके के टीचर से कही एक बार भी जाकर के कि सर हमें आप राजधानियां लिखवाओ, हमें आप जो है वो करेंसी लिखवाओ? ये काम स्टैटिक जीके के टीचर का है आपका। भाई मेरा तो कर्तव्य है इनसे संबंधित क्वेश्चन एनालॉजी में जो आते हैं वो आपको बताने का है कि एनालॉजी में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आज ही बोलना है इस चीज को यार, ये तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत और भारत के पड़ोसी राज्य है, अगर तुम पढ़ोगे ही नहीं पड़ोसी देश के बारे में कि उनकी राजधानी क्या है, उनकी मुद्रा क्या है, उनके इस टाइम के करंट में राष्ट्रपति कौन है, उनके प्रधानमंत्री कौन है, इससे इससे यार ये तो क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, और 4-5 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। बोलो अपने टीचर से, मैम या सर हैं जो भी है। अब जैसे आभूषण है, अब आप क्या हो गए सर, आभूषण जो है वो ज्वेलरी जो है वो गोल्ड से बनती है, नहीं, आभूषण जो है वो आपके सिल्वर से भी बनती
है ना, ये भी कह सकते हो, चांदी से भी बनती है मतलब, ठीक है। और लेकिन बात क्या है यहां पर, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये मोस्ट रिपीटेड है, ये क्या है, ये मोस्ट रिपीटेड टर्म्स है, जो मोस्ट रिपीट होते हैं उनकी बात हो रही है। ये क्या है, ये मोस्ट रिपीटेड टर्म्स है, जो ज्यादातर रिपीट होते हैं उनकी बात हो रही है, सही है। कपड़े यानी कि क्लॉथ, क्लॉथ जो है वो फाइबर से बनता है। अब देखो कपड़ा यान से भी बनता है, कपड़ा फैब्रिक को भी कहते हैं, कपड़ा यान से भी बनता है। ऑमलेट जो है वो अंडे से बनते हैं, ऐसे बोरी जो है वो जूट से बनती है। आप कहोगे सर बोरी तो प्लास्टिक की भी होती है, लेकिन मैंने क्या कहा, ये मोस्ट रिपीटेड है। तो बोरी यानी कि सै का अगर शब्द लिखा होगा तो जनरली उसको जूट से रिलेट किया जाएगा। मेटल यानी कि धातु जो है वो ओर से प्राप्त होती है। किताबें जो है वो बुक से प्राप्त होती है, मतलब किताबें जो है वो पेपर से प्राप्त होती है। सड़क जो है वो डाबर की बनती है, अब सड़क जो है वो सीमेंट की भी बनती है, बट यहाँ पर डाबर की बात है क्योंकि वो मोस्ट रिपीटेड वर्ड है। रबड़ जो है वो लेटेक्स से बनती है, लेटेक्स को हम शीर कहते हैं, है ना। प्रिज्म जो है वो ऐसे ही ग्लास से बनता है। फर्नीचर लकड़ी से, लेलन पटुआ फ्लेक्स बोलते हैं, दीवार ईंटों से, स्वेटर ऊन से, तेल जो है वो बीज से। ऐसे ही अगर मैं बात करूं पार्ट और होल रिलेशनशिप की, पार्ट और होल रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हो कि पंखे में ब्लेड होते हैं, गाड़ी में पहिए होते हैं, व्हील्स होते हैं, सर्किल में चाप होती है, घर कमरे होते हैं, सुई में, घड़ी में सुई होती है, हवाई जहाज में कॉकपिट होता है, बाईसाइकिल में पैडल होते हैं, पेन में निब होती है, कक्षा में छात्र होते हैं, कार में स्टीयरिंग होता है और पुस्तक में चैप्टर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं योद्धा, योद्धा कहा जाता है युद्ध के मैदान में। डॉक्टर की कर्मस्थली क्या है, कर्म मतलब जहां वो काम करता है, ठीक है। तो कर्मस्थली डॉक्टर की अस्पताल है, जुआरी की कर्मस्थली कैसीनो है। अब ये मत बोलना कि सर हमारे यहाँ तो पीली मिट्टी पर बैठ करके जुआ खेलते हैं, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। जो उसकी कर्मस्थली है वो बात हो रही है, तो वो आपकी कैसीनो है। वर्कर आपको फैक्ट्री में मिलेगा, वर्कर आपको कहां मिलेगा, फैक्ट्री में मिलेगा। मैकेनिक गैराज में, शेफ रसोई में, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में, वेटर रेस्टोरेंट में, एम्पायर पिच पर, वकील कोर्ट में, सही है। इसी तरह वकील कोर्ट में, टीचर स्कूल में, ब्यूटिशियन पार्लर में, भी पार्लर में मिलेंगी, इंजीनियर साइट पर, फार्मर खेत पर, फील्ड मतलब खेत पर, ठीक है। अभिनेता स्टेज पर, खगोलविद वैद्यशाला में, सर्वेंट नौकर यानी कि घर पर, आर्टिस्ट जो है वो रंगमंच पर। फ्रॉग यानी कि मेंढक जो है वो उभयचर होते हैं, ये उनकी क्लासिफिकेशन है। जैसे हम है तो हम क्या है, हम मैमल है, तो रंगमंच पर। फ्रॉग यानी कि मेंढक जो है वो उभयचर होते हैं, ये उनकी क्लासिफिकेशन है। जैसे हम है तो हम क्या है, हम मैमल है, हम एम्फीबियन है, हम क्या है, ठीक है। तो यहां पर बात क्या आई, यहां पर बात आई मेंढक एम्बिफियन कहलाते हैं, और जो आपका चूहा है वो कृतंक यानी कि रोडेंट कहलाता है, सांप सरीसर्प कहलाता है, शर्ट गवर्नमेंट में आती है, गवर्नमेंट मतलब गारमेंट, कपड़े वाला गारमेंट, ठीक है, सही है। फिर उसके बाद वेल, ये स्तनपाई मैमल कहलाती है। मैमल वो होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं एक तरीके से, ठीक है। फ्रॉग यानी कि मेंढक, हाँ मुझे आज पहली बार पता चला, सौरभ अच्छा हुआ आपने बता दिया, ठीक है। फिर कह रहा है कि चेयर फर्नीचर होती है, पेन स्टेशनरी शॉप पे मिलेगा। ये स्टेशनरी शॉप का मतलब होता है यहाँ पर आपका लेखन सामग्री, स्टेशनरी का मतलब होता है लेखन सामग्री, लेखन सामग्री, ठीक है। ये मैं लिखवा रहा हूं आपको, लेखन सामग्री। मनुष्य भी मैमल है, कप क्रॉकरी है, कर्टेन डायपरी चिलमन कहलाता है, ऑस्ट्रिच बर्ड है, और इसी तरह बटरफ्लाई जो है वो एक इंसेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये चीजें आती हैं। अब आपके देखिए क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता, मुश्किल से 2-2 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, बट पता होना चाहिए उस चीज के बारे में, ठीक है, पता होना चाहिए उस चीज के बारे में। अगर हमें उस चीज के बारे में पता ही नहीं है तो फिर फायदा क्या। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि जैसे वो वाली बात बताई मैंने कि यार चाइना की करेंसी जो है वो रेन मिन भी है, लेकिन उसकी बेसिक यूनिट युआन है, ठीक है। जैसे इंडिया की करेंसी रुपी है, लेकिन उसकी बेसिक यूनिट जो है वो क्या है, पैसा है। अब जैसे इसका आंसर करिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है प्रवाह जो है वो नदी में होता है, नदी का पानी बहता रहता है, प्रवाह मतलब बहता, बहता हुआ पानी। इसी तरह स्टेगनेंट जो स्थिर पानी होता है, वो स्थिर पानी किसमें मिलता है, स्थिर पानी मिलता है पूल में। तो स्थिर पानी किसमें मिलता है, पूल में। पूल आपका ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। कह रहा है कि घर कमरे में होता है, मतलब घर में हमारे कमरे हैं। तो दुनिया जो है वर्ल्ड में राष्ट्र है, वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप आप वर्ल्ड मैप से इसको रिलेट कर सकते हो, वर्ल्ड मैप से रिलेट कर सकते हो। तो वर्ल्ड में, दुनिया में क्या है, राष्ट्र है यानी कि नेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्र अर्थात नेशन, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला है कार्बन का संबंध डायमंड से है, तो हीरा, डायमंड किससे बनता है, तो कार्बन और, कार्बन और होती है, यानी कि जो कार्बन के बना हुआ आपका स्टोन है, उससे, कार्बन स्टोन से हमें प्राप्त होता है डायमंड, कार्बन स्टोन से जो प्राप्त होता है वो डायमंड होता है। तो इसी प्रकार वो कह रहा है कि जो आपका करंडम स्टोन है, इससे आपको कौन सा पत्थर मिलता है, तो गार्नेट मिलता है, पुखराज मिलता है, मोती मिलता है, या रूबी मिलता है। अब देखो, जो ये आपका पत्थर है करंडम का, ये होता है लाल रंग का। ये किस रंग का होता है, लाल रंग का। अब आंसर दे दो कौन सा इससे प्राप्त होगा। चलो पहले तो तुम्हें नहीं पता था, लेकिन जब मैंने लिख दिया कि ये लाल रंग का होता है, तो लाल मोती, लाल मोती होता है नहीं, पुखराज होता है नहीं, है ना। पुखराज पीले रंग का होता है बेटा, मोती सफेद का होता है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि अगर मैं बात करूं तो लाल रंग होता है रूबी का, रूबी, रूबी इज ऑफ रेड कलर, तो इसका आंसर क्या होगा, रूबी होगा। बेटा ये पत्थर है, करंडम स्टोन है, और है ना, लाल रंग का पत्थर है, इससे हम रूबी का वो बनाते हैं। रूबी मतलब जो, जैसे आपने देखा होगा अंगूठी बनती है ना लाल पत्थर से, तो वो रूबी है। जैसे डायमंड है, तो डायमंड कोई ऐसे थोड़ी ना है कि हम पेड़ पे उगा रहे हैं डायमंड को। डायमंड का जो कार्बन और के जो स्टोन है, कार्बन के जो पत्थर है, उससे डायमंड प्राप्त हो रहा है। देखो ऐसा होता है ये।
ऐसा पत्थर मिलता है, इस पत्थर को तो बोलते हैं कुरंदम, और इससे जो पत्थर से बनेगा वो रूबी बनेगा। क्या बनेगा? रूबी बनेगा। सही है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ भाई सचिन रॉय क्या हो गया, क्यों परेशान है? हाँ भाई सचिन रॉय क्या हो गया, क्यों परेशान है अपनी जिंदगी में इतना? सब ठीक है ना? सुबह सुबह घर वालों ने ज्यादा डांट दिया था क्या बेटा? कह रहा मोर का संबंध भारत से है, तो नेशनल एनिमल, नेशनल, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, सब जीके का नेशनल होने चाहिए सभी देशों के, अपने ही नहीं दूसरे देशों के। नेशनल बर्ड्स आपको पता होनी चाहिए, नेशनल फ्रूट आपको पता होना चाहिए, नेशनल वेजिटेबल आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आप ये समझो आपकी जीके तैयार ही नहीं है, आप जीके में जीरो। क्यों? क्योंकि यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत का मोर नेशनल बर्ड है, लेकिन भालू जो है वो नेशनल एनिमल है। कहां का? रशिया का। नेशनल एनिमल है कहां का? रशिया का। भालू, भालू कहां का? रशिया का है। भालू कहां का? रशिया का। ठीक है, चलो तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। अरे ऑस्ट्रेलिया का कंगारू होता है यार, ये एक तरीके से यार ये तो फेमस चीजें हैं, जैसे भारत में शेर से ज्यादा पीकॉक फेमस है यार। ठीक है, तो जब पीकॉक फेमस है ऐसी रशिया में ये फेमस है। हाँ सचिन भाई आपसे ही पूछ रहा हूं, क्या हम नहीं आपसे ही पूछ रहा हूं कि सुबह सुबह घर वालों ने मारपीट करी क्या आपके साथ आज? तो इंक जो है वो पेन में डाली जाती है तो ब्लड नसों में, वेन्स में। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ। अब जब मैं क्लासिफिकेशन कल कराऊंगा आपको तो क्लासिफिकेशन बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि सेम इसी पर आधारित है, जहां पर आप यहां पर क्या कर रहे हो, यहां पर आप रिलेशन ढूंढ रहे हो दोनों चीजों का, और क्लासिफिकेशन में दोनों को, तीनों चारों ऑप्शन में से एक अलग करना होगा। ठीक है, अब जैसे यहां पर अच्छा बुरा, तो छत, छत मतलब ऊपर, तो दीवार वो नीचे तल हो जाएगा, फ्लोर, फ्लोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लॉयन यानी कि शेर जो है मांद में रहता है, तो रैबिट कहां रहता है, खरगोश कहां रहता है? देखिए खरगोश रहता तो बिल में है, लेकिन बिल को ब्यूरो कहते हैं। यहाँ पर ब्यूरो शब्द इन्होंने नहीं लिखा है, वो लिख दिया है, याद रखिएगा। खरगोश के रहने की जगह जो है वो बिल कहलाती है, मतलब ब्यूरो कहलाती है। अगर कभी एग्जाम में ब्यूरो शब्द का उपयोग हो तो ब्यूरो हो जाएगा। हच में डॉग रहता है, हच नहीं होगा, तो ब्यूरो इसका आंसर होगा, होल इसका आंसर होगा। सो दैट इज ऑप्शन ए। ये ब्यूरो शब्द अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, वरना बाद में कहेंगे सर एग्जाम में तो वहां पर ब्यूरो आया था, आपने तो होल लिखवाया था। फिर मैं कहूंगा अरे क्लास याद करो, मैंने ब्यूरो शब्द को ग्रीन कलर के पेन से लिखा था। ठीक है, पर तुमने अपनी कॉपी में नोट नहीं किया होगा। नोवेल्टी मतलब नवीनतम, नवीनता का बुढ़ापा से संबंध है, तो यानी कि दोनों अपोजिट वर्ड यूज कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों जो है वो अपोजिट वर्ड यूज कर रहे हैं। उसी प्रकार अगर यहां पर देखोगे नयापन, नयापन मतलब जो न्यू है, अब न्यू मॉडल, न्यू संस्कृति, न्यू खोज, तो न्यू मतलब प्राचीनता, एंटिक्विटी, प्राचीन मतलब पुराने जमाने की बात। ठीक है, तो ये प्राचीनता हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ। अब यहां देखो कह रहा है डिटेक्टिव का इन्फॉर्मर से संबंध है, यानी कि जासूस जो है वो मुखबिर होते हैं। अब जासूस मुखबिर नहीं होते, मतलब जासूस जो डिटेक्टिव होता है उसको जानकारी कौन देता है? उसको जानकारी जो है वो प्राप्त होती है किससे? तो जासूस की जानकारी प्राप्त होती है किससे? तो जासूस की जानकारी प्राप्त होती है रिपोर्ट उससे। डिटेक्टिव को जानकारी प्राप्त होती है किससे? जासूस से, मुखबिर से। जो मुखबिर होते हैं वही तो जासूस को जानकारी प्रदान करते हैं। अब रिपोर्टर है, रिपोर्टर को जानकारी प्राप्त किससे होती है? यहां पर एक बड़ा ये संशय रहता है, कई बार बच्चे ऑप्शन सी टिक करते हैं, कई बार ए टिक करते हैं, लेकिन इसका सेंस समझिएगा कि इसको जानकारी किससे प्राप्त होती है। क्या आपको पता है डिटेक्टिव, देखो एक बात बताओ, क्या इन्फॉर्मर जो है वो कार्य है? जासूस जो है वो मुखबिरी करता है, कार्य है क्या मुखबिरी करना? नहीं, डिटेक्टिव अलग होते हैं और मुखबिर अलग होते हैं। जासूस एक प्रोफेशन है, डिटेक्टिव जो है वो एक प्रोफेशन है, और मुखबिरी प्रोफेशन नहीं है। मुखबिरी क्या मतलब, जैसे वो एक मूवी नहीं आई थी कि मेरा नाम क्या है, वो नाम भूल गया मैं उसका मूवी का, जिसमें वो कहता है ना, नाम बोल रहा हूँ मैं, है ना, कि साहब आज यहाँ पर चोरी होने वाली है, तो वो क्या है, वो मुखबिरी कर रहा है, वो जासूस को बता रहा है या वो पुलिस को बता रहा है, तो वो मुखबिरी है। इसी प्रकार जो रिपोर्टर है उसको जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो रिपोर्टर क्या कहता है, सर मुझे सूत्रों से पता चला है कि आपने इतने लोगों का गमन किया है, तो मुझे सूत्रों से पता चला है। ठीक है, अब्दुल है मेरा नाम, सबकी जानकारी रखता हूं। तो अब्दुल कोई डिटेक्टिव नहीं था, अब्दुल कौन था? मुखबिर था। मूवी है ना उसकी अमिताभ बच्चन के साथ, जिसमें वो जेल में होता है अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो डिटेक्टिव एक तरीके से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मर है, मुखबिर है। इसी तरह रिपोर्टर के लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो सूत्र है। सही है, खबरीलाल तिरंगा मूवी में खबरीलाल बात कर रहा हूं, ये सब डिटेक्टिव थोड़ी ना, ये सब मुखबिर है। डिटेक्टिव अलग चीज होती है। असली और प्रमाणिक, अब जो चीज जेन्युइन है वो ऑथेंटिक है। सही है, तो जो मिराज होता है, मिराज का मतलब क्या होता है? आपने मिराज सुना है कभी या नहीं सुना? मिराज का मतलब क्या है? मिराज का मतलब है इल्यूजन, यानी कि भ्रम।
भाई जो चीज जेन्युइन है मतलब वो ऑथेंटिक है, यानी कि सिनोनिम वर्ड्स है। ये क्या है? सिनोनिम शब्द है, सिनोनिम, ये सिनोनिम वर्ड्स है। मिराज क्या होता है? मिराज एक तरीके से ये है छलावा, भ्रम, कि हमें लगता है वहां पानी है पर वहां पानी था ही नहीं, तो वो क्या था? वो एक तरीके से छलावा था, वो क्या था? वो एक तरीके का भ्रम था, है ना। तो ये हो गई भैया आपकी आईक्यू बेस्ड एनालॉजी। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे पेपर में, जिम्मेदारी आपकी है टिक करना। पीडीएफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की मैं आपको दे दूंगा। रीजनिंग बाय पुलकित सर यूपी एग्जाम्स वाला करके टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना। तो बेसिकली मैंने क्या समझाया कि एनालॉजी के अंदर सिमिलैरिटी ढूंढनी थी, सिमिलैरिटी मतलब समानता ढूंढनी थी, है ना। लेकिन जब आप कल, सिर्फ कल आप पढ़ोगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में आपको क्या ढूंढना होता है? ऑड वन आउट। वहां पर आपको 4 चीजें दी गई होंगी, उनमें से एक अलग करना होगा, ऑड वन आउट करना होगा। जैसे मान लो वहां दे दिया एमएस धोनी, सानिया मिर्जा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, तो इसमें से कौन अलग? तो आप क्या कह दोगे? भैया सानिया मिर्जा अलग है। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको वहां पर करने होते हैं। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे एनालॉजी। कल एनालॉजी तो आसान है क्योंकि जब आपने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया तो उन तीनों ही चीजों को एनालॉजी में आपको कल देखना होगा। ठीक है, चलिए, तो आज का जो सेशन है वो हम इतना ही रखेंगे, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा।